be defined as the production of new organisms from earlier one। तो रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्शन जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में या वाइटल रोल प्ले करता है, तो उसको सही तरह से मैनेज करने में कौन हेल्प करता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ सही होगी या जो रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसकी हेल्थ सही होगी, तभी आपका रिप्रोडक्शन सही तरीके से हो सकता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक सिंपल तरीके से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्टेट ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। हमें पता है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पॉसिबल बनाने में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी अच्छे से तभी हम डिफाइन कर सकते हैं जब जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक नॉर्मल कंडीशंस में सही तरीके से फंक्शन कर रहे हो, और जो भी मतलब उनकी बायोलॉजिकल स्टेट है, एक मतलब सबसे अच्छी बायोलॉजिकल स्टेट, उसमें वो मतलब कह सकते हैं कि रह रहे हो या प्रेजेंट हो। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये फर्स्ट है जो बायोलॉजिकल बेसिस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जो डायरेक्ट रिलेटेड है उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, कि बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। बायोलॉजिकल मतलब ये है कि जो भी आपके ऑर्गन्स है उससे रिलेटेड या रिस्पेक्टिव जो भी ऑर्गन्स है वो सही तरीके से फंक्शन करें और जितना उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो सके। लेकिन सेकेंड फॉर्म में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब जो लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे, जैसे कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, एंड जो भी इमोशनल एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट है, इन सभी चीज़ों पर वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करने में कैपेबल हो। तो इसे मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है फिजिकल हम समझ सकते हैं ऑर्गन्स के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, इमोशनल, सोशल, सोसाइटी अलग अलग है, अलग अलग सोसाइटीज के नॉर्म्स हैं, अलग अलग सोसाइटीज की वैल्यूज हैं और कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, तो उनके हिसाब से किस सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरीके से सही माना जाता है उसके हिसाब से इसे डिफाइन किया गया है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कई तरह की स्ट्रेटजीज पर काम करके इसे सही किया जा सकता है या उसकी वेलबीइंग को मेंटेन रखा जा सकता है। तो उनमें से कुछ है जनरल अवेयरनेस, रोल ऑफ एल्डर्स, सेक्सुअल एजुकेशन, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, मतलब अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन से मतलब है यहाँ उसका रेगुलेशन। फिर इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन एंड रिसर्च। तो अलग अलग फील्ड से ये अलग अलग एस्पेक्ट उठाए गए हैं। कुछ है जो साइंटिफिक एस्पेक्ट, मतलब साइंटिफिक तरीके से इस चीज को चेक करने की कोशिश करते हैं, जैसे रिसर्च एंड सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। कुछ है जो मतलब मोरल तरीके से, जैसे रोल ऑफ एल्डर्स, सेक्सुअल एजुकेशन। कुछ है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जनरल अवेयरनेस। तो अलग अलग तरीके से ये स्ट्रेटजी है। सबसे फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस, कि जो भी मतलब यूथ है या जो भी रिप्रोडक्टिव एज में प्रेजेंट है उसके लिए इन सभी एस्पेक्ट से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, उसे अपनी बॉडी से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, उसे डिसीजेस से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसे और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, और किस तरीके से जो आने वाले आगे चैलेंजेस हैं, मतलब रिप्रोडक्शन रिलेटेड है ऑर्गेनिजम्स के बर्थ के साथ। तो मतलब जो भी नया चाइल्ड जन्म लेता है तो उससे रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसकी हेल्थ को किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है। तो वहाँ ये चीज़ आती है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, कि हर एक कॉमन पीपल को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अवेयरनेस को स्प्रेड करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हर एक के अंदर बॉर्न अवेयरनेस है, वो खुद से समझदार है। तो एक बड़ा मास आपके पास प्रेजेंट है सोसाइटी में, आपको सभी को अवेयर करना है, तो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो, जिनमें से कुछ है ऑडियो विजुअल। आजकल का हम देख रहे हैं कि जो डिजिटल जो हमारा मतलब पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर हो चुका है, और मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आ चुका है, और कई सारी जैसे प्लेटफॉर्म है आपके पास। तो पूरी हर एक इंसान अगर किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है तो वो इस चीज़ से जरूर कनेक्टेड है, एडवर्टाइजमेंट के उससे, मल्टीमीडिया, इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है। तो ये ऐसे मीडियम है जो हर एक इंसान पर अपनी पहुंच बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी वीडियो है तुरंत लोग, लाखों लोगों के बीच में पहुंच जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो रातों रात पूरी पॉपुलेशन के बीच में स्प्रेड हो जाती है। तो ये आपके पास बहुत सक्सेसफुल वे हो सकते हैं या मेथड हो सकती है जिसके थ्रू आप जनरल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं।
ऑडियो विजुअल मतलब जैसे हम देखते हैं रेडियो टेलीविजन के थ्रू हमारे पास अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आती है कि अलग अलग तरह के एड्स कैंपेन चलाए जाते हैं कि ये करना चाहिए, पोलियो से रिलेटेड ये चीज़ है, या एड्स से रिलेटेड ये चीज़ है, टीबी से रिलेटेड यहाँ पे जाना चाहिए डॉट्स सेंटर में। तो ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट बॉडीज के थ्रू पॉपुलेशन या जो भी आपके पीपल्स है पूरी सोसाइटी के उनके बीच में स्प्रेड करने का काम किया जा रहा है। प्रिंट मीडिया मतलब जो भी आपके पास न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, बुक है, जो भी करिकुलम की बुक है, उन सभी में इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है कि आप उन तक पूरी अपनी पहुंच इस्टेब्लिश कर पाएं, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएं। और इसके बाद इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है या करता है वो है हेल्थ सेंटर्स। ये प्राइमरी हो सकते हैं, एडवांस्ड हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको इन चीज़ों से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस गेन होती है। फिर इसके बाद सेकंड है रोल ऑफ एल्डर्स। तो अगर कोई फैमिली है वहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, तो ये बड़े लोगों की ड्यूटी है कि ये लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन एक लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने जो भी मतलब छोटे हैं उनसे या यंगर्स हैं, यंगर जनरेशन है, उनको इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दें बिना किसी हिचक या हेजिटेशन के, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करने से एल्डर्स बचते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि ये आप सिर्फ अपने मतलब थॉट्स के या जो मेंटल बाउंड्री है उसके चक्कर में आप पूरा भविष्य खराब कर सकते हैं किसी अपने यंगर वन का। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना एल्डर्स की ड्यूटी है। जो भी सेक्सुअल इंफॉर्मेशन है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी एज सही है, कौन सी एज गलत है, किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें उससे प्रोवाइड करानी चाहिए। फिर इसके बाद सेक्सुअल एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन जैसे प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है किसी भी मतलब स्टूडेंट के लिए, लाइफ की एजुकेशन जरूरी है, उसे क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, हर एक चीज़ की जैसे एजुकेशन जरूरी है उसी तरह से सेक्सुअल एजुकेशन भी अपना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखती है लाइफ में और उसे फुलफिल किया जाना चाहिए। और ये इसलिए किया जाना चाहिए ताकि आप उन बच्चों को डिस्करेज कर सको जो भी उनने अपने एडोलसेंस की एज में मिस और मिसकंसेप्शन बना के रखे हुए हैं सेक्सुअल लाइफ के बारे में या अपनी सेक्सुअल बॉडी वर्किंग के बारे में जो भी मिस और मिसकंसेप्शन बना के रखे हैं, अगर उनके लिए सही चीज़ पता नहीं चलेगी तो वो उस पर बहुत लंबे समय तक भरोसा करते रहेंगे और हो सकता है कि वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है आने वाली लाइफ में। तो सेक्सुअल एजुकेशन का आजकल मतलब इम्प्लीमेंट किया जाना स्टार्ट किया गया है बुक्स वगैरह करिकुलम के थ्रू, लेकिन करिकुलम में सिर्फ होना प्रेजेंट होना ये पूरा नहीं करता है इस नीड को। इसे टीचर्स के थ्रू कन्वे किया जाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को। कई जगह के स्कूल्स में देखा जाता है कि टीचर खुद बचते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से बच्चों में स्प्रेड करने में। तो ये उनकी भी ड्यूटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अवेयर बनाएं इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी इशूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो वो उनको दे सकते हैं दे। फिर इसके बाद है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। तो इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा या अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको देखने मिलेगा वो पॉपुलेशन के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, लेकिन जब पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर जाए कि हमारी जो मतलब फिजिकल फैक्टर्स है, एटमॉस्फेयर है या हमारी बाउंड्रीज हैं, जो भी रिसोर्सेज है वही कम पड़ने लगे तो इसे हम क्या कहते हैं अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जब पता होगा आप उसके एस्पेक्ट के बारे में जान पाओगे कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन से क्या मतलब लॉस हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इन सब के बारे में जब पता होगा तब आप उसको कम करने की दिशा में या डायरेक्शन में अपना कदम बढ़ा पाएंगे। तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन के बारे में आपको पता चलना चाहिए कि इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है और किस तरह से हम उसमें अपना पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करा सकते हैं। फिर इसके बाद है एक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन अपनी जगह है, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू आप सिर्फ जेंडर के बेसिस पर या सेक्स के बेसिस पर किसी और न्यू जो आने वाला ऑर्गेनिज्म है उसे आप इस वर्ल्ड से एलिमिनेट कर देते हो। तो ये एक बहुत गलत बात होती है क्योंकि किसी का की लाइफ छीनने का आपको अधिकार नहीं है। तो साइंटिस्ट जो भी साइंटिस्ट लोग इन्वेंट करते हैं तो हर एक टेक्निक के पीछे हर एक
मतलब कोई प्रॉब्लम छुपी होती है जिसको काउंटर करने के लिए वो टेक्निक इन्वेंट की गई है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसे हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस मतलब जिसमें बॉडी फ्लूइड से मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड मतलब जो प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट है और पूरे एम्ब्रियो को कवर करने का काम करता है, एक मतलब उसके लाइफ सपोर्ट का काम करता है, अलग अलग तरह के जो भी सब्सटेंस है उसको बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है उसके चारों तरफ। तो वहां से वो फ्लूइड लेके उसका टेस्ट किया जाता है और ये ऑब्जर्व किया जाता है कि किस तरह के उसमें बॉडीज प्रेजेंट है, किस तरह के क्रोमोसोमल उसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उस बेसिस पे पता लगाया जाता है कि उसका सेक्स क्या है, या पता लगाया जाने लगा है कि उसका सेक्स क्या है, फीमेल है या मेल है। तो अगर फीमेल सेक्स है तो इंडिया की हम जानते हैं कि सोशल थिंकिंग कैसी है, किस तरीके से वो मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करते हैं। तो कई ऐसी फैमिलीज हैं, कई ऐसी सोसाइटीज हैं जो लड़कियों का होना कमतर मानते हैं लड़कों के कंपैरिजन में, तो उनको एलिमिनेट करने का वो काम करते हैं, एबॉर्शन करवा देते हैं अगर उनको पता चलता है कि ये जो भी मदर वॉम्ब में जो भी बेबी है वो फीमेल है। तो इस प्रोसेस को इन्वेंट या इस टेक्निक को इन्वेंट करने का जो भी हमारे पास रीजन था वो ये था कि हम किसी भी डेवलपिंग बेबी में जो भी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, इन सारी चीज़ों को पता लगा पाए और उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए, उसको ठीक करने की डायरेक्शन में काम कर पाए। और अगर हमें पता चलता है कि वो अर्थ पे सर्वाइव करने में नहीं कर सकता है या उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं है विदाउट चैलेंजेस, तो हम उसकी माँ की इच्छा के साथ उसका एबॉर्शन करा सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए आपकी और हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर एक स्टैच्यूरी बैन हो और हम सेक्स डिटर्मिनेशन के खिलाफ रहें। जिस चीज़ के लिए जो टेक्निक इन्वेंट की गई है हम उससे वही काम करने की कोशिश करें। फिर इसके बाद है रिसर्च। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में या रेगुलेट करने में एक जो साइंटिफिक रिसर्च है या जो भी सोसाइटी से रिलेटेड रिसर्च है, आपकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च है, उन सभी पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेनली इसमें साइंटिफिक टेक्निक्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल इसमें ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं। तो आप वर्क कर सकते हैं जो भी मतलब साइंटिस्ट लोग हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड मेडिसिन्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि मतलब कंसीविंग मतलब गर्भधारण को अनेबल करने का काम करती हैं। अगर आप नहीं चाहते हो कि अभी करंट सिचुएशन में आपकी फैमिली में कोई मेंबर आए, तो ये ऐसी मेथड्स हैं जो कि उसे रोकने का काम कर सकती हैं। मेडिसिन्स होती हैं कई तरह की जो कि रिलेटेड होती हैं कॉन्ट्रासेप्शन से। तो इसका एक एग्जांपल है सहेली, जो कि डेवलप किया गया एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ओरल पिल के फॉर्म में होती है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह या ओव्यूलेशन को सीज कर देने का काम करती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसे डेवलप किया गया है CDRI, एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में प्रेजेंट है ये। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा मतलब ह्यूमन की लाइफ में और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इसे रेगुलेट और मेंटेन कर सकते हैं। अब इसी चीज से रिलेटेड एक एस्पेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से या रिप्रोडक्शन का ही एक ये क्या कह सकते हैं कि ये रिजल्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें पता है इंडिया की रेफरेंस में अगर ज़्यादा देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लगभग 1.3 बिलियन हमें पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन है करेंट टाइम पर। तो ये किस तरह से काम करती है और हमें इस पे किस तरह से काम करना है, ये रिलेटेड है बर्थ कंट्रोल कि जो भी आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है आपको अपने करंट सिनेरियो के हिसाब से देखते हुए किस तरह से उस पर कंट्रोल करना है। तो अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात की जाए तो ये इंप्रूव हुई है इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशंस की वजह से। तो सीधी सी बात है, जिस सोसाइटी में मतलब हेल्थ कंडीशंस अच्छी होंगी तो वहां पे डिसीजेज नहीं होंगी तो डेथ रेट कम हो जाएगी। और अगर आपके पास बेटर लिविंग कंडीशंस है तो लोग नई प्रोजेनी मतलब फॉर्म करने में नहीं हिचकते हैं। जैसे आपके पास कई तरह के रिसोर्सेज हैं, मनी है, सब तरीके की चीजें हैं आपके पास, तो आपकी एक अच्छी खासी फैमिली है जिसमें आपने मेंबर्स इन्वेंट किए हुए हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते वो चीजें नहीं आती।
तो अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात की जाए तो कॉसेस हैं एंड इफेक्ट्स हैं। क्या क्या कॉसेस है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे? इंक्रीज इन बर्थ रेट, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हर मेंबर अब कैपेबल है रिप्रोडक्टिव एज में जैसे ही पहुंचता है तो वो एक नए मेंबर को जन्म दे सकता है। और अगर इंडिया के केस में बात की जाए तो वैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो बर्थ रेट एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद डिक्रीज इन डेथ रेट, आपके पास कई सारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी बैलेंस्ड हो चुकी है जिसकी वजह से डेथ रेट में थोड़ा सा कमी आ गई है और यही चीजें जो आगे जाके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में एक छोटा सा रोल प्ले कर सकती है। फिर कंट्रोल ऑफ डिसीजेस कंट्रोल हो चुकी है। हाई रिप्रोडक्टिव रेट, पता है कि मतलब सिचुएशंस के हिसाब से अगर बात की जाए तो इंडिया में रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, हर एक मेंबर कैपेबल है और जो मैरिज की एज है वो बहुत कम है। लो एज मैरिज, हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है 13 से 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो सीधी सी बात है अगर वो उस एज में रिप्रोडक्शन में कैपेबल है तो 13-14 साल से लेकर 40 साल तक हो सकता है उनके 10 बच्चे हो जाए और इस तरह से वो 10 बच्चे आगे जाके फिर से कैपेबल हो जाएंगे रिप्रोडक्शन में। तो बहुत तेजी से रैपिडली ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ लेके जाते हैं ये कॉजेस। फिर इसके बाद इफेक्ट्स, जब आपके पास पॉपुलेशन बढ़ेगी आपकी कंट्री में या किसी भी सोसाइटी में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके क्या इफेक्ट होंगे? तो सीधी सी बात है जब आपके पास पॉपुलेशन बढ़ेगी मतलब मास बढ़ रहा है आपके पास और अर्थ आपके पास एक सिर्फ लिविंग प्लैनेट है और इसके बाद आपके पास कहीं जगह नहीं है रहने के लिए जो लाइफ के हिसाब से सूटेबल हो। हमें पता है अर्थ की 71% पर पानी है, बची रहने लायक जगह 29%। तो 29% पर भी आपके पास रिवर्स है, पॉन्ड्स है, सारी चीजें जहां आप नहीं रह सकते हैं। अब आपके पास जगह बची जहां पे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, सारी कंडीशंस है, मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि रहने लायक जगह आपके पास कितनी है। जितनी जगह बची है उसमें से आपके पास फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अलावा आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया है, सारी चीजें आपको डेवलप करनी है, आपके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए रोड बनानी है, ट्रेन बनानी है, वहां आप नहीं रह सकते। तो आपके पास रहने लायक जगह कितनी है आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपके पास रहने के लिए स्पेस कम पड़ता जाएगा, स्पेस कम पड़ेगा। जो मतलब रिसोर्स पहले 5 लोगों के लिए प्रेजेंट था, अब 5 ने रिप्रोडक्शन करके 20 लोग प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो वही उसी रिसोर्स का बंटवारा हो जाएगा 20 लोगों के बीच में। तो जो मेन रिसोर्सेज है जैसे वाटर है और फूड है या लैंड सरफेस है जहाँ पे आप रह रहे हो रेसिडेंस के लिए, तो इन सारी चीजों का बंटवारा हो जाएगा उन सारे लोगों के बीच में। और अगर ये रिप्रोडक्शन इसी तरह से चलता रहा तो वो छोटे छोटे हिस्से बनते जाएंगे। आपके पास फूड नहीं होगा क्योंकि आपके पास खेती करने लायक एग्रीकल्चर लायक जमीन नहीं बचेगी, क्योंकि अगर कोई इंसान जन्म लेता है तो उसको रहने के लिए जगह सबसे पहले चाहिए। तो आप फिर क्या करोगे? फूड इनहांस करने के लिए, क्योंकि फूड हर एक इंसान की फर्स्ट मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड, शेल्टर एंड जो भी एयर वाटर सारी चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपको ये सारी चीजें चाहिए है। अब आपके पास फूड नहीं है तो आपके पास जितनी लैंड प्रेजेंट है आप उसी से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे, मैक्सिमम अपना बेनिफिट गेन करने की कोशिश करोगे। इस चीज को फुलफिल करने के लिए आपने क्या किया? आपने फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपने केमिकल्स यूज किए, फर्टिलाइजर्स यूज किए, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए, मैन्योर्स यूज किए, सारी की सारी ऑर्गेनिक मतलब जो भी चीजें थी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिकल चीजें आपने सब इनमें उसमें यूज कर दी। अब क्या होगा? आपके लिए एक निश्चित टाइम के लिए वो सारी चीजें तो मिल गई जितना मैक्सिमम आउटपुट आप चाहते थे, लेकिन उस चक्कर में आपने लैंड के अंदर इतनी चीजें भर दी हैं कि वो आपके लिए ही आगे पॉइजन बन जाएंगी। आपने केमिकल्स भर दिए हैं जमीन के अंदर, बारिश होगी वो केमिकल बह के जाएंगे वाटर बॉडीज के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर जाएंगे, आप वही वाटर पिएंगे, वही वाटर एग्रीकल्चर फिर यूज करेंगे, वही वाटर एनिमल्स पिएंगे, सारी की सारी चीजें अपने मतलब पॉल्यूटेड कर दी हैं एक छोटे से गेन के चक्कर में। तो कई सारी चीजें हैं जो अफेक्ट हो जाएंगी, लाइफ रिक्वायरमेंट्स की लेस अवेलेबिलिटी हो जाएगी क्योंकि सारी की सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन की रेट में। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बर्थ कंट्रोल। तो एक मेथड जिससे आप पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकते हो बर्थ कंट्रोल कहलाती है। कई सारी साइंटिफिक मेथड अवेलेबल है इस चीज के लिए।